हेलो स्टूडेंट्स, तो हम चलिए अपना नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो है कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। पहले हमने पढ़ा था एक पेंटिंग के बारे में जो कि फ्रेडरिक सॉर्यू ने बनाई थी, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने। फिर हमने पढ़ा था कि 1789 में जो लुइस 16 किंग था उसकी पावर जो है वो वीकन होती गई थी, और फिर कौन सा क्या आ गया था, सीएम आ गया। सीएम मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया था, उन्होंने कुछ चेंजेस लाए थे। एंड देन अल्टीमेटली 1804 में किसका राइज हुआ था, अपने नेपोलियन भाई का, और उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे थे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे थे। और मैंने फाइनली आपको बताया था कि 1850 में नेपोलियन जो है वो चला जाएगा, बिकॉज वो वाटरलू की एक वॉर आएगी, उसमें हार जाएगा। वाटरलू की वॉर के बारे में हमने पढ़ना नहीं है, बस एक नाम पढ़ना है कि हाँ नेपोलियन की छुट्टी हो गई थी 1815 में वाटरलू की वॉर में। ठीक है, तो अब तक ही हम फ्रांस का पढ़ते आ रहे थे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है द बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मार्क कर लो, ये क्या है, यूरोप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूरोप की। ठीक है, सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, यूरोप की। तो यूरोप में तो बहुत सारी वो हैं, जगहें हैं, रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो हम मिक्स चीज़ें बात करें तो कह रहे हैं कि इन मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट्स लाइक इटली एंड जर्मनी। मतलब कोई भी ऐसा देश, मतलब कि जो आज का जर्मनी है और इटली है, वो पूरी कंट्रीज़ नहीं थी, बट वो टुकड़ों में बटी हुई थी। कंट्रीज़ वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स। ठीक है, छोटे छोटे किंगडम्स थे, बट ये जो चीज़ थी टुकड़े टुकड़े में डिवाइडेड थी और किंग्स वहाँ पे रूल करते थे, ये चीज़ जो है वो वीकन होती रही। क्या वीकन क्यों हो गई, 3 कारण की वजह से। एक है मिडिल क्लास का राइज हुआ, फिर लिबरलिज्म आया, यानी कि लिबरल आइडियाज स्प्रेड हुए, और फिर लोगों ने कंजर्वेटिव रिजीम पे सवाल उठाए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, ये पूरा टॉपिक जो है वो यूरोप से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, यूरोप से। ये टॉपिक पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, यूरोप से। और ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला, ये किससे रिलेटेड है, ये फ्रांस से रिलेटेड है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक किससे है, फ्रांस से। तो ये दोनों हम पढ़ रहे हैं यूरोप के लिए, और ये हम पढ़ रहे हैं फिर फ्रांस के लिए। देखो 1815 आ गया। 1815 में क्या हुआ था, मैंने बताया था आपको पीछे, वाटरलू की वॉर, जिसमें नेपोलियन जो है वो हार गया था। ठीक है, चलिए पहले मिडिल क्लास का पढ़ते हैं। ये यूरोप का टॉपिक है, बेसिक यूरोप में क्या हो रहा है। तो यूरोप में क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब कि इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो सोचो कि जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो किसको किसको फ़ायदा होगा। मेन फ़ायदे वाले लोग कौन होंगे, एक तो होगा मिडिल क्लास लोग होंगे ना, क्योंकि अब वो इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री में अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, वो इंडस्ट्री के ओनर बन सकते हैं। कुछ ओनर भी मिडिल क्लास ओनर्स भी होते हैं। तो यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बिजनेस ओनर्स बने, प्रोफेशनल्स आए नए नए, और स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट बने। ठीक है, तो यानी कि थोड़ी मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनकी पावर बढ़ गई। मिडिल क्लास होते कौन है, अरे यार जो ना बहुत अमीर होते हैं ना जो बहुत गरीब होते हैं, बीच में। जैसे आप हमें कंसिडर कर सकते हो इसमें, हमारे पास ना बहुत सारा पैसा है ना हम ज़िंदगी जी रहे हैं, बट डिसेंटली जी पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ये थोड़े पैसे में बड़े होते गए, मतलब थोड़ा पैसा इनके पास आने लग गया, तो ये एजुकेशन भी गेन कर ली इन्होंने, ये वेल्दी भी हो गए। बट एक दिक्कत थी कि इनके पास अभी भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी। क्या नहीं थी, पॉलिटिकल पावर नहीं थी, क्योंकि इनको तो लोग थर्ड स्टेट में रखते थे, है ना, इनको तो नीचा मानते थे, इनको तो अलग ट्रीटमेंट दी जाती थी, तो इसलिए इनके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर अब तक नहीं थी। तो ये क्या चाहते थे, इनका चाहते थे कि जितनी भी पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्या हो, पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सब लोग इक्वल हो, और ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोग हैं, यानी कि क्लर्गी एंड नोबिलिटी हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको कोई भी प्रिविलेज ना मिले। तो क्या क्या चाहते थे कि अमीरों की प्रिविलेज को ख़त्म करो, सबके लिए इक्वल लॉ बनाओ, और कंट्री में यूनिटी लाओ, फ्रीडम लाओ। तो ये इनकी डिमांड थी। ठीक है, तो इसी से टॉपिक उठ के आता है लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि अगर आप फ्रीडम डिमांड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हो आप, लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, लिबर से। लिबर का मतलब क्या होता है, फ्री। हमें क्या चाहिए, आज़ादी। ठीक है, अब लिबरलिज्म जो टर्म है उसका पॉलिटिकल टर्म्स में भी कोई मतलब होता है और इकोनॉमिक टर्म्स में भी मतलब होता है। ठीक है, पॉलिटिकल टर्म्स मतलब कि पॉलिटिक्स में इस शब्द का क्या मतलब है, लिबरलिज्म पॉलिटिक्स से कैसे रिलेटेड हो सकता है भाई। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है कि जब आप फ्री टू चूज़ योर लीडर्स हो, मतलब कि जब आपके पास अपने लीडर को चूज़ करने का अधिकार हो, गवर्नमेंट बनाने का अधिकार हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। कोई भी एब्सोल्यूट रूलर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। एब्सोल्यूट रूलर मतलब कि सारी की सारी पावर किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और पार्लियामेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिबरलिज्म। फिर से रिपीट करते हैं, लीडर को कौन चूज़ करेगा, पीपल चूज़ करेंगे। फिर कोई भी रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, और फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि पावर्स को लिमिट कर सके। ठीक है,
इकोनॉमिक टर्म्स में क्या मतलब हुआ इसका? इकोनॉमिक में मतलब हुआ कि फ्री इन ट्रेड एंड मार्केट, फ्रीडम इन ट्रेड एंड मार्केट, नो इंटरफेरेंस बाय किंग्स और स्टेट्स। मतलब कि ऐसा सिस्टम, ऐसा ट्रेड करने का सिस्टम, ऐसा कॉमर्स का सिस्टम जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, सारा ट्रेड जो है और जो मार्केट्स हैं वो फ्री हो, मतलब उसमें आप फ्रीली सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, किंग्स की इंटरफेरेंस ना हो, वहाँ पे कोई भी टैरिफ्स ना हो, टैक्सेस ना हो, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन ना हो बिटवीन द रीजन्स। मान लो एक ये रीजन है, ठीक है, ये मान लो दिल्ली है और ये हरियाणा है, तो दिल्ली और हरियाणा से आपको सामान अगर भेजना है, मान लो दिल्ली से हरियाणा, तो आपको यहाँ पे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं बहुत सारे। तो क्या ये ट्रेड फ्लरिश कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इतना टैक्सेस कौन झेलेगा। तो वो चाहते थे कि एक जगह से, एक रीजन से दूसरी रीजन में जब आप सामान भेजो तो टैक्सेस जो हैं वो नलीफाई कर दिए जाएँ, हटा दिए जाएँ। आगे, द न्यू कमर्शियल क्लास आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडेड मूवमेंट ऑफ गुड्स। वो चाहते थे कि एक ऐसी टेरिटरी बने जिसमें गुड्स का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट और पैसे का मूवमेंट बिल्कुल स्मूथली हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रोक टोक ना हो यार, है ना। तो उसकी इसी तर्ज पे, इसी सारे सिनेरियो पे क्या बनता है, एक ज़ोल्वरिन नाम का कस्टम यूनियन बनता है। क्या बनता है? ज़ोल्वरिन नाम का कस्टम यूनियन, ठीक है। इसका क्या गोल होता है कि वही गोल जो इन्होंने मांगा था, क्या गोल मांगा था इन्होंने कि ट्रेड हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो यही ज़ोल्वरिन का मेन गोल था। तो कस्टम यूनियन इन जर्मनी, मतलब कि ज़ोल्वरिन सिस्टम कब आया था? ये 1834 के आसपास आया था। कहाँ पे आया था? जर्मनी में। अच्छा, जर्मनी में कौन से जगह पे आया था देखते हैं। अ कस्टम यूनियन फ्री ट्रेड एरिया वॉज क्रिएटेड इन 1834 में बना दिया गया। अब किसने बनाया है? इनिशिएटिव लिया प्रूशिया ने। प्रूशिया कहाँ से आ गया? हम लोग जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो बेटा जर्मनी के अंदर ही छोटी सी जगह है, छोटा सा किंगडम है, जिसको क्या बोलते हैं आप? प्रूशिया। तो प्रूशिया ने बोला कि हम एक कस्टम यूनियन बना रहे हैं ज़ोल्वरिन नाम का, जो किंगडम्स इसमें शामिल हो जाएंगे, जो किंगडम्स इसमें शामिल हो जाएंगे वो विद इन दीज किंगडम्स आराम से ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मान लो जैसे एक ये प्रूशिया का किंगडम है और ये एक और किंगडम है, मतलब अगर ये दोनों किंगडम्स ज़ोल्वरिन सिस्टम के अंडर आ गए, ज़ोल्वरिन के अंडर इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, तो यहाँ से यहाँ सामान जब आप भेजोगे, यानी कि प्रूशिया से आप जर्मनी के कोई और किंगडम में सामान भेजोगे, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया गया? टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया गया और करेंसीज़ को भी रिड्यूस कर दिया गया 30 से 2 में। मतलब अब यार देखो, जर्मनी का बहुत सारे किंगडम्स से एक छोटा सा किंगडम है, ये एक छोटा सा किंगडम है, ये एक छोटा सा किंगडम है, ये भी एक छोटा सा किंगडम है मान लो, तो सब किंगडम की अपनी अपनी करेंसी है। इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। अब आप सोचो, जब आप ट्रेड कर रहे हो और आप सामान एक से दूसरी जगह में भेज रहे हो, तो आपको करेंसी में दिक्कत आएगी। आप यहाँ पे INR में मतलब आप मान लो यहाँ पे रुपीज़ से डॉलर में भेज रहे हो, फिर डॉलर से यूरो में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आएगी। तो उन्होंने क्या किया? सारी करेंसीज़ को हटा के 30 करेंसीज से सिर्फ 2 करेंसी रहेगी। 30 करेंसी थी पहले, फिर कितनी रहेगी? सिर्फ 2 रहेगी। बहुत बढ़िया काम हुआ। फिर अब जब सामान को आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो कैसे भेजोगे? जब आपको लैंड टू लैंड कनेक्शन है तो आप कैसे भेजोगे? अगर आप ट्रक से भेजोगे तो ट्रक से तो बहुत बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है और वो ज़्यादा टाइम भी लेता है। तो आप उन्होंने क्या किया? विद इन द ज़ोल्वरिन यूनियन इन्होंने रेलवे बनाना शुरू कर दिया, ताकि सामान की आवाजाही बहुत आसान हो जाए। और फाइनली क्या हुआ कि जो रेलवे है उससे हेल्प से क्या हुआ? मोबिलिटी बढ़ी, लोग जाने लग गए, और एक दूसरे मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाने लग गए, और एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाने लग गए, तो लोगों का कल्चर एक्सचेंज हुआ और लोगों में क्या बढ़ गई? यूनिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? यूनिटी। तो ये सारा था राइट्स ऑफ मिडिल क्लास और लिबरलिज्म। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, मैंने क्या बताया कि यूरोप में अब सब लोग क्या, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, और वो क्या चाहते थे कि एब्सोल्यूट मोनार्क जो है वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। तो 2 यहाँ पे सिनेरियो, 3 सिनेरियो पढ़ने थे, 2 पढ़े हैं अभी हमने। एक है मिडिल क्लास का राइज, दूसरा है लिबरलिज्म, और तीसरा अभी पढ़ेंगे। तो मिडिल क्लास के राइज में हमने क्या पढ़ा कि वो क्या, मिडिल क्लास जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उनकी पैसों में, वेल्दीनेस में वो बढ़ गए, अमीर होते गए थोड़े थोड़े, पर उनके पास पॉलिटिकल पावर्स नहीं थी। तो उनकी डिमांड थी कि एरिस्टोक्रेसी को हटाओ, इक्वल राइट्स लाओ, फ्रीडम लाओ। उसके बाद क्या टॉपिक आया? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि फ्रीडम डिमांड कर रहे हैं जब लोग, ठीक है। तो फ्रीडम दो सेंस में हम बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल सेंस में और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल सेंस में क्या मतलब है कि लीडर को कौन चूज़ करेगा? लोग, सही। और कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और इकोनॉमिक टर्म्स में क्या मतलब है लिबरलिज्म का कि कोई भी टैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, अनफेयर टैक्सेस नहीं होने चाहिए, फिर किंग जो है वो दखलंदाजी ना करे, उंगली ना करे, प्लस कोई भी चीज़ की ट्रेड की अनहिंडर्ड, मतलब कि बिना रुकावट के
मूवमेंट हो। तो क्या चीज़ आई उसके बाद, ज़ोल्वरिन सिस्टम आया, इंपॉर्टेंट है ये ज़ोल्वरिन। ज़ोल्वरिन में क्या क्या पॉइंट्स अडॉप्ट किए, पहले तो एक उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाया 34 में, जिसका किसने बनाया, ये प्रूशिया ने बनाया। धीरे धीरे करके जर्मन के और जगहों ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले उन्होंने टैरिफ बैरियर्स हटाए और करेंसी को 30 से 2 कर दिया। फिर रेलवे नेटवर्क बिछाए। रेलवे नेटवर्क की हेल्प से सामान तो गया ही गया, बट कल्चर भी एक्सचेंज हुआ, एक जगह के बंदे दूसरी जगह पे पहुंच पाए आसानी से, और कल्चर भी एक्सचेंज हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ठीक है, अब थर्ड क्या था, नेशनल यूनिटी एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। अब जो नया टॉपिक है वो क्या आ रहा है, कंजर्वेटिज्म। अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको, मैंने बताया कि 1804 में नेपोलियन, अब यहाँ पे ये हमने सारा पढ़ा था यूरोप के बारे में पर्सपेक्टिव से, है ना, यूरोप जर्मनी पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम फिर से फ्रांस पे आ गया ये कहानी। ठीक है, फ्रांस पे मैंने बताया था कि कहाँ छोड़ा था हमने, 1804 में नेपोलियन को बिठाया था हमने, भाई बैठ जा हमारी सीट पे, गद्दी पे बैठ जा। और हमने देखा था कि नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम भी किए थे और कुछ उसने नेगेटिव मेजर्स भी लिए थे। फिर क्या हुआ, 1804 के बाद वो अपने आप को एक्सपैंड करने लग गया, अपनी कंट्री को एक्सपैंड करने लग गया, फ्रांस को बढ़ाना, मतलब कि उसने आसपास के देशों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वो हथियाने लगा आसपास की जगहों को। बट फाइनली उसको 1815 में हरा दिया गया, बोला चल निकल। ठीक है, कौन सी वॉर हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू, और उसको एग्जाइल में भेज दिया गया सेंट हेलेना में, और वो फिर बाद में मर गया 1821 में। तो यानी कि 1815 में क्या हुआ, एंड ऑफ नेपोलियन। ये बात समझ आ गई, 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन का खात्मा हो गया। अब जब नेपोलियन फ्रांस से चला गया तो अब कौन आ गया भाई, फिर कैसे कौन आया, तो याद है हमने किसको मारा था पहले, कौन से किंग को मारा था, रिटर्न ऑफ लुइस फैमिली। ठीक है, तो लुइस 16 को मारा था, याद करो अगर आपको याद है तो, ऊपर लुइस 16 को मारा था। ठीक है, तो लुइस 16 के बाद उसका नेफ्यू आ जाता है, कौन आता है, लुइस 18। ठीक है, शायद नेफ्यू ही था जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लुइस 18 आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि अब 1815 में किसको वापस ले आए हम सीट पे, लुइस 18 को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजीम्स आ गए। कंजर्वेटिव रिजीम्स कौन सी होती है, वही मोनार्क सिस्टम वाली रिजीम्स। तो यानी कि फिर से यहाँ पे मोनार्क सिस्टम आ गया, किंग रूल आ गया, एब्सोल्यूट किंग रूल आ गया, जो कि था लुइस 18 का। कंजर्वेटिव क्या बिलीव करते थे, उनका बिलीव्स पढ़ लो। वो चाहते थे कि मोनार्क सिस्टम जो है और चर्चेस जो हैं और जो सोशल हायरार्की है, पावर, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टीज़ हैं और फैमिली हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब कि मोनार्क सिस्टम को, चर्चेस को प्रोटेक्ट किया जाए और प्रिजर्व किया जाए, इनको हटाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो चाहेंगे ही ना, क्योंकि ये तो खुद ही किंग फैमिली से आते हैं, तो खुद ही किंग फैमिली के हैं, तो ये क्यों चाहेंगे कि हमें हटा दो। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू गो बैक टू ओल्ड प्री रेवोल्यूशनरी सिस्टम। मतलब कि वो ये नहीं चाहते थे कि हम पुराने ज़माने की तरह जिएं ना, वो चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन आए, नई नई चीज़ें आएँ, बट पुरानी चीज़ों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मोनार्क सिस्टम को भी लेके चलना चाहिए, ये इनका थॉट था। आगे, दे थॉट मॉडर्नाइजेशन कुड एक्चुअली स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक मोनार्क। उनको लगता था कि अगर मॉडर्नाइजेशन आएगी तो ये जो मोनार्क सिस्टम है, वो थोड़े से और स्ट्रेंथन हो जाएंगे, वो और ताकतवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया आपको ये 1815 में वाटरलू की वॉर हार गया अपना लड़का नेपोलियन, और कंजर्वेटिव रिजीम्स आ गई। कंजर्वेटिव मतलब कि मोनार्क सिस्टम फिर से आ गया। उसका हेड कौन बन गया, लुइस 18 बन गया। ठीक है, तो जब ये वॉर ख़त्म हुई तो फिर एक मीटिंग बिठाई गई, कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है, एक कांग्रेस ऑफ वियना बिठाई गई। अब 1815 में रशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने सारे के सारे मिले वियना जगह पे। कब मिले, जब नेपोलियन को हरा दिया, खुश हो गए, मज़ा आ गया। फिर ये मीटिंग का जो हेड था, जिसको मीटिंग ने हेड, मतलब किस बंदे ने मीटिंग को हेड किया, वो कौन था, ड्यूक मेटरनिच ने हेड किया। ठीक है, ऑस्ट्रियन चांसलर था, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन। ठीक है, अच्छा उनका क्या गोल क्या था इस मीटिंग का, उनका गोल था कि जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस लाए हैं, जितने भी उसने कब्जा किया जगहों पे, उनको छुड़वाया जाए, उनको अंडू किया जाए। ठीक है, अच्छा अब नेपोलियन, ये जैसे मान लो ये फ्रांस है, ठीक है, ये मान लो फ्रांस है, तो नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस के इस साइड वाली कंट्रीज़ को भी, किंगडम्स को भी हत्या लिया, इस साइड वालों को भी हत्या लिया, इस साइड वाले को भी हत्या लिया, हर जगह पे अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया उसने। तो अब अपनी कंट्री को उसने बढ़ा दिया था, अपनी कंट्री को क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया उसने। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब तो ये हार गया, अब तो इसको निकालो। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस का एरिया दे दिया, और जो बाकी उसने हत्याई थी जगहें, वो वापस कर दी गई। जो हत्याई हुई जगहें हैं वो क्या कर दी गई, वापस कर दी गई। अच्छा, ये जो हत्याई हुई जगह थी ना, बहुत छोटी छोटी जगह थी, मतलब आप इजीली कॉन्कर कर सकते हो। फ्रांस एक बड़ा नेशन है और ये छोटी मोटी जगहें जो हैं वो बहुत छोटी छोटी जगहें थी, तो ये बहुत छोटे छोटे नेशंस थे। तो अब उनको किंग, ये जो
कंजर्वेटिव रिजीम्स थी उनको फिर से टेंशन हुई कि यार अगर मान लो फ्यूचर में फिर से फ्रांस में कोई पागल सा बंदा आ जाए, ये फिर से अटैक करना चालू कर देगा आसपास वाली जगहों पे, क्योंकि ये छोटी छोटी जगह हैं, ये तो बहुत छोटी जगह हैं, है ना, फिर से अटैक होएगा, फिर ये कब्जा कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, इन छोटी छोटी जगहों को आपस में क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। मर्ज करने के बाद क्या होएगा, ये जगह बड़ी हो जाएगी, और अब बड़ी जगह पे अटैक करना फ्रांस के बस की बात नहीं होगी। ऐसी इस वाली जगह को भी मिला देते हैं, ऐसी और जगहों को भी मिला देते हैं। तो उसने ऐसे ही किया कि फ्रांस के आसपास की टेरिटरी को क्या कर दिया, मिला दिया। पढ़ते हैं, न्यू स्टेट्स वर सेटअप अराउंड फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन, कभी फ्यूचर में ये एक्सपैंड ना कर पाए। इस क्या किया, सबसे पहले क्या किया, नॉर्थ में, यहाँ नॉर्थ साइड पे क्या किया गया, नेदरलैंड्स बनाया गया, जिसमें आज का बेल्जियम भी था, ठीक है, बेल्जियम जगह को भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। फिर साउथ में क्या किया गया, साउथ में इन्होंने जेनुआ जो है उसको पिडमोंट में ऐड कर दिया गया ताकि बड़ा हो जाए एरिया। प्रूशिया जो था, प्रूशिया गॉट न्यू लैंड्स इन वेस्ट, प्रूशिया को नई लैंड्स मिल गई वेस्ट में, बहुत सारी लैंड्स मिल गई, और पार्ट ऑफ सेक्सोनी भी मिल गया प्रूशिया को, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गया, और रशिया को क्या मिल गया, पोलैंड मिल गया, ताकि ये सारे बड़े बड़े नेशंस बन गए, ताकि अगली बार फ्रांस जो है वो किसी पे अटैक ना कर पाए, ठीक है। अच्छा, लास्ट है द ग्रुप ऑफ 39 जर्मन स्टेट्स, जो 39 जर्मन स्टेट्स का ग्रुप था एक, जो नेपोलियन ने ऑर्गेनाइज किया था जर्मन कॉन्फेडरेशन में, मतलब कि एक से बहुत सारे 39 स्टेट्स थे, छोटे छोटे, उसको सारे को इकट्ठा कर दिया था उसने। तो उसको चेंज नहीं किया गया, उसको कुछ भी चेंज नहीं किया गया, उसको 39 स्टेट्स को वैसे ही रहने दिया गया। और इस पूरी ट्रीटी का मेन गोल क्या था कि मोनार्क्स को रिस्टोर करो और कंजर्वेटिव सिस्टम को यूरोप में बढ़ावा दो, मतलब मोनार्क सिस्टम जो ख़त्म होता जा रहा था यूरोप में, वो उसको बढ़ावा दो ताकि वो और ग्रो कर सके, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इस पूरे टॉपिक में कि नेशनलिज्म की भावना यूरोप में बढ़ती गई, 3 कारण थे। पहला था मिडिल क्लास का राइज होना, फिर था लिबरलिज्म का आइडिया स्प्रेड होना, और फाइनली था जो नेपोलियन हारा तो उसकी वजह से ऑटोक्रेटिक रूलर्स और पावरफुल हो गए, मोनार्क सिस्टम और पावरफुल हो गया, कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। और कंजर्वेटिव रिजीम्स में हमने पढ़ा, कांग्रेस ऑफ वियना होया, ठीक है, और इसकी वजह से सारा का सारा सिस्टम स्ट्रेंथन हो गया, कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, कंजर्वेटिव रिजीम्स आ गया तो क्या लोग फिर से चुप हो गए या लोगों ने हल्ला गुल्ला किया और फिर से आवाज़ उठाने की कोशिश करी, ठीक है। चलिए।